हाय, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम विद्यांशु अरोड़ा है, मैं जयपुर सिटी में रहती हूँ। आज हम ब्लड बैंकिंग का लेक्चर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो कौन कौन से हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड कलेक्शन, कि ब्लड कलेक्शन के टाइम पे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। एडवर्स डोनर रिएक्शन क्या होती है, मैनेजमेंट ऑफ डोनर रिएक्शन, स्टोरेज ऑफ ब्लड, स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड चेंजेस इन स्टोर्ड ब्लड। ये सारे ही टॉपिक हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड कलेक्शन। लास्ट लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या क्या एडवाइस डोनर को देते हैं कि हमने उसका ब्लड कलेक्ट कर लिया तो अब उसको क्या क्या चीज़ों की सावधानी बरतनी है। अब हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि ब्लड कलेक्शन के बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकते हैं। ओके, सो मोस्ट डोनर्स लीव द ब्लड बैंक हेल्दी। मोस्टली जितने भी डोनर्स ब्लड देने को ब्लड बैंक में आते हैं वो सब हेल्दी ही वापस लौटते हैं, मतलब उनको ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही ऐसे जांच पड़ताल कर लेते हैं ना कि उनकी एज क्राइटेरिया तो वो फॉलो कर रहे हैं, कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही, जो भी क्राइटेरिया होता है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर उस वीडियो को देखना। तो सारे क्राइटेरिया फॉलो करने के बाद ही हम ब्लड कलेक्शन करते हैं, मतलब ब्लड डोनेशन हम लेते हैं, तो डोनर हेल्दी ही लौटता है, ठीक है। हाउएवर, लेकिन कभी कभी अ फ्यू डोनर्स में डेवलप डोनर रिएक्शन, कुछ डोनर्स में डोनर रिएक्शंस हो सकती है, ठीक है। दिस रिएक्शंस कैन बी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अब ये रिएक्शंस बिल्कुल माइल्ड हो सकती है, मतलब हल्की फुल्की, मॉडरेट मतलब ठीक ठाक, और सीवियर मतलब बहुत घातक, इतनी कि वो जान भी ले सकती है, ठीक है। ऑल टाइप्स आर यूजुअली मैनेजेबल, लेकिन ये तीनों ही टाइप की रिएक्शन जो होती है वो मोस्टली मैनेजेबल होती है, ठीक है, इफ डिटेक्टेड अर्ली। अगर आपने उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट कर लिया है तो आप उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, द ब्लड बैंक मस्ट हैव वेल ट्रेन टेक्नीशियंस एंड फिजिशियन टू आइडेंटिफाई साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रिएक्शन। अब कोई भी तरीके की रिएक्शन डोनर को ब्लड देते समय या ब्लड डोनेट करने के बाद हो गई है तो उसको जानने के लिए या तो बहुत वेल ट्रेन टेक्नीशियंस उस ब्लड बैंक में या हॉस्पिटल में होने चाहिए, या फिर फिजिशियंस, डॉक्टर्स वगैरह होने चाहिए, नर्सिंग स्टाफ अच्छा होना चाहिए, ताकि वो सिम्टम्स और साइंस को देख के पहचान सके कि किस तरीके की रिएक्शन इसको हो रही है या क्या प्रॉब्लम इनको हो रही है और उसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपको यही नहीं पता तो क्या पेशेंट हेल्दी मतलब बच पाएगा या उसमें कुछ रिएक्शंस नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। तो इन चीज़ों को जानने के लिए बहुत ही वेल ट्रेन टेक्नीशियंस और फिजिशियन ब्लड बैंक और हॉस्पिटल में होने चाहिए, ठीक है। प्रोवाइड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड केयर, ऐसे पेशेंट्स को प्रॉपर मैनेजमेंट और केयर की आवश्यकता होती है। एक्स्ट्रा केयर शुड बी टेकन विद फर्स्ट टाइम डोनर, और ऐसे डोनर जो जिंदगी में पहली बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनके साथ तो एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो ब्लड डोनेट करते समय उसको क्या क्या परेशानियां हो सकती है, या ब्लड डोनेट करने के बाद में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओके, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। उसके बाद में एडवर्स डोनर रिएक्शन, ये एक टॉपिक है। बेसिकली एडवर्स डोनर रिएक्शन होता क्या है, सबसे पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। एडवर्स डोनर रिएक्शन रिफर्स टू, इसका मतलब होता है एनी अनवांटेड, कोई भी ऐसी अनवांटेड, अनएक्सपेक्टेड या फिर हार्मफुल रिस्पॉन्स जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, दैट में अकर इन द ब्लड डोनर ड्यूरिंग और आफ्टर डोनेशन। एडवर्स डोनर रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी अनएक्सपेक्टेड, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा हो, या फिर कोई ऐसी हार्मफुल रिएक्शन है जो पेशेंट को ब्लड डोनेट करते समय या फिर ब्लड डोनेशन के बाद में हो सकती है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडवर्स डोनर रिएक्शन। दिस रिएक्शंस आर यूजुअली शॉर्ट टर्म, टेम्पररी एंड मैनेजेबल। ये रिएक्शंस मोस्टली शॉर्ट टर्म होती है, छोटे समय के लिए होती है। टेम्पररी होती है, मतलब थोड़े टाइम के लिए रहती है फिर हट जाती है। इट्स नॉट परमानेंट एंड मैनेजेबल, और आप इनको ईजिली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। They happen because the donor's body is adjusting to the loss of volume. अब adverse donor reaction, जो ऐसी रिएक्शंस हैं जो अनएक्सपेक्टेड होती है, हार्मफुल हो सकती है, जो डोनेशन के समय या उसके बाद में हो सकती है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि डोनर की बॉडी से ब्लड निकल रहा है और बॉडी एडजस्ट कर रही है कि उसकी बॉडी में से जो ब्लड निकला है, अब बॉडी उसके बिना अपने आप को एडजस्ट कर रही है, उस पोजीशन में ढाल रही है। दैट्स वाई ऐसी रिएक्शंस हो जाती है, ठीक है। ब्लड लॉस की वजह से, निडल इंसर्ट करने की वजह से, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि कई बार लोग डर जाते हैं, उनको घबराहट हो जाती है, उस वजह से भी ये रिएक्शंस हो जाती हैं। दर क्लासिफाइड एज, उसे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई करा गया है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कैसे हैं। हल्के फुल्के सिम्टम्स है तो माइल्ड, थोड़े और ज़्यादा है तो मॉडरेट, बीच का लेवल, और सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा गंदे गंदे सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, चक्कर आके बेहोश हो जाना, और पेशेंट को बहुत पसीने हो गए और वो होश में नहीं आ रहा है, तो घबराने की बात तो है ही ना। बट एज अ टेक्नीशियन और एज अ एलटी स्टाफ आपको इन चीज़ों से घबराना नहीं है। आपको
अच्छे तरीके से उससे डील करना है ताकि पेशेंट भी ना घबराए और उसका इलाज भी हो जाए। विद प्रॉपर केयर मोस्ट डोनर रिसीव क्विकली विदाउट कॉम्प्लिकेशंस। अगर आप प्रॉपर केयर करोगे तो डोनर्स इजीली रिकवर कर लेते हैं बहुत जल्दी और उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद में एग्जाम्पल ऑफ एडवर्स डोनर रिएक्शन। अब एडवर्स डोनर रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? सबसे फर्स्ट होती है वेसोवेगल रिएक्शन। वेसोवेगल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? फेंटिंग, चक्कर आना, स्वेटिंग होना और ना बेहोशी छाना और डिजीनेस, ये सब होना। नोजिया और वॉमिटिंग, जी घबराना या वॉमिट हो जाना, ये भी रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और हीमोटोमा मतलब कि जहां पर पंचर साइट है वहां पर नील पड़ जाना, ब्रूसिंग हो जाना या फिर ऐसे खून जमा हो जाना। तो ये कुछ एडवर्स डोनर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। रेयरली सीवियर एलर्जिक और कार्डिक रिएक्शन, बहुत ही रेयर कंडीशन में, बहुत ही किसी की बुरी किस्मत हो तो उसको बहुत सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है या फिर कार्डिक मतलब कि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में मोस्ट कॉमन रिएक्शन हमारी वेसोवेगल रिएक्शन होती है, जिसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं? जैसे कि बीपी का लो हो जाना, सडन हार्ट रेट का ड्रॉप हो जाना, वीकनेस और फेंटिंग मतलब कि चक्कर आना, वीक लगना बॉडी का बहुत ज़्यादा, स्किन का कोल्ड हो जाना और स्वेटिंग होना, ठीक है। उसके बाद में ट्रिगर इंक्लूड्स, क्या क्या ट्रिगर हो सकता है, चीज़ें क्या क्या खराब हो सकती है, आपको प्रॉब्लम दे सकती है। लैक ऑफ स्लीप अच्छे से ना आना, हंगर मतलब कि बहुत ज़्यादा भूख लगना या बहुत कम भूख लगना, डिहाइड्रेशन हो जाना, पेन होना, डिस्कम्फर्ट फील करना, अनप्लीजेंट स्टिमुलाई का मतलब होता है आपने इतना सारा ब्लड वगैरह देख लिया, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी, वो सब। और अदर कॉमन रिएक्शंस कौन कौन सी है? जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग और हीमोटोमा, ठीक है। ये जो मैंने आपको जस्ट इधर बताया था ना, वेसोवेगल रिएक्शंस, नोजिया, हीमोटोमा, इसी का थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ डोनर रिएक्शन, कि डोनर रिएक्शन जो हो गई अब उसको हम मैनेज कैसे करेंगे। भाई ऐसी ऐसी कंडीशन तो आ रही है पेशेंट के सामने, अब आप कैसे मैनेज करोगे उसको? स्टॉप द डोनेशन इमीडिएटली। पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं, वॉमिट आ रही है, वो कह रहा है जी घबरा रहा है, मेरे को घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, उसकी हार्ट बीट कम हो रही है, ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, डोनेशन आपने तुरंत रोक देना है, ओके। स्टॉप द ब्लड कलेक्शन प्रोसीजर एट द फर्स्ट साइन ऑफ रिएक्शन। आपको रिएक्शन के कैसे भी साइन, फर्स्ट साइन कुछ भी हल्का फुल्का दिख रहा है, इसलिए कहते हैं कि जैसे ही आप ब्लड डोनेशन स्टार्ट करते हो और ब्लड डोनेशन खत्म होता है, उस दौरान आपको पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कोई भी रिएक्शन तो नहीं हो रही है। कुछ भी आपको ऐसी रिएक्शन दिख रही है, आपने तुरंत डोनेशन को वहीं पर रोक देना है, ठीक है। चेक वाइटल साइंस, कुछ साइंस के बारे में आपको देखना है, जैसे कि उसका बीपी मेजर करो, पल्स मेजर करो, रेस्पिरेशन मेजर करो, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, ड्यूरिंग रिकवरी, बिफोर द डोनर लीव्स। ये कब आपको करना है? बीपी, पल्स और रेस्पिरेशन वाली चीज़ें जब आप रिएक्शन स्टार्ट हो रही है उस समय, रिकवरी कर रहा है पेशेंट थोड़ी देर बाद उसमें, और डोनर जब तक आपके ब्लड बैंक से निकला है आपको उससे पहले भी एक बार चेक करके उसको छोड़ना है, ठीक है। मेंटेन एयरवे एंड ब्रीथिंग, इंश्योर द एयरवे इज क्लीन एंड डोनर इज ब्रीथिंग कंफर्टेबली। आपको ये देखना है कि आपने बहुत ही वेल वेंटिलेटेड अच्छे से एरिया के अंदर उसका डोनेशन लिया है। किसी एरिया में घुटन हो रही है बहुत ज़्यादा, वैसे ही ब्लड लॉस हो रहा है, उसको वैसे ही अजीब फील हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि डोनर कंफर्टेबली ब्रीथ कर रहा है, उसको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही, जल्दी जल्दी सांस तो नहीं ले रहा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में रेज द डोनर्स लेग, आपको अगर ऐसे कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको डोनर के पैर ऊपर हवा में कर देने अगेंस्ट द ग्रेविटी, जैसे कि वेसोवेगल रिएक्शन हो रही है, फेंटिंग, चक्कर आना, डिजीनेस, घबराना, ये सब हो रहा है तो ठीक है। प्लेस द डोनर इन अ सुपाइन पोजीशन एंड एलिवेट द लेग्स, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लिटा देना है। सुपाइन पोजीशन आप सर्च करना, सीधी पोजीशन जो होती है, और उसके आपको पैर ऊपर कर देने हैं सीधे, ठीक है। ऐसा हम क्यों करते हैं? लेग्स को ऊपर करने से, रेस करने से आपका जो ब्लड फ्लो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? हार्ट में और ब्रेन में। ब्रेन और हार्ट के आसपास ब्लड फ्लो अच्छे से ट्रेवल करेगा क्योंकि हमने पैरों को ग्रेविटी के अगेंस्ट कर दिया है, ठीक है। दिस इंप्रूव्स ऑक्सीजन सप्लाई एंड क्विकली रिलीज फेंटिंग, डिजीनेस एंड लो बीपी। और पैरों को ऊपर करने से क्या होगा कि ऑक्सीजन का सप्लाई इंप्रूव होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पेशेंट के हार्ट और ब्रेन तक पहुंच पाएगी, जिससे कि उसको चक्कर आना, डिजीनेस, लो वीक फील होना और जो बीपी उसका लो हो रहा है वो नॉर्मल होने लग जाएगा। उसके बाद में रीअश्योर द डोनर, ये सब करने के बाद में भी आपने थोड़े बहुत जो आपको चीज़ें पता थी आपने कर लिया, उसके बाद में आपको डोनर को रीअश्योर करना है। कैसे? स्पीक कामली, आप उससे प्यार से बात करो, ऐसा नहीं वो पहले ही घबराया हुआ और उसको और डरा दो, क्या हो गया, ऐसा क्या हो रहा है, अरे मतलब आपको ये सब फील नहीं कराना है, आपको बहुत कामली और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में उसको डील करना है। वो घबरा रहा है तो आप उसको काम करो कि घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, आराम से मतलब उसको पुचकारो प्यार से, ऐसे वो सब, ठीक है। रीअश्योर द डोनर एंड रिड्यूस एंजाइटी और फ्यूर, और वो घबरा रहा है पहले ही, उसको घबराहट हो रही है, डर लग रहा है, तो उसका फियर ओवरकम करने की कोशिश करो, उसको बोलो लंबी लंबी सांसें लो,
ऐसे कुछ नहीं होता है सर या मैम, जो भी है, ओके। उसके बाद में प्रोवाइड रिफ्रेशमेंट्स। अब उसको रिफ्रेशमेंट्स दो, जैसे कि उनको लिक्विड दो, वाटर दो, जूस दो, लाइट स्नैक्स दो, कॉफ़ी दे सकते हो, ठीक है, और उनको पानी पिलाओ, कुछ सैंडविच वगैरह कुछ भी आप दे सकते हो लाइट रिफ्रेशमेंट्स पे, ताकि उनका वापस से उनकी बॉडी रिहाइड्रेट हो जाए, मतलब पानी की कमी ना हो और उसको एनर्जी मिल जाए, क्योंकि एकदम से बॉडी में से बहुत ब्लड लॉस हुआ है ना, 350 या 450 ml, ठीक है। उसके बाद में कीप द डोनर अंडर ऑब्जर्वेशन। आपको डोनर को ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना, मतलब आपकी नजरों के अंदर रखना है, नीचे रखना है। कैसे? कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग द डोनर फॉर सम टाइम बिफोर डिस्चार्जिंग टू इंश्योर कंप्लीट रिकवरी। आपको डोनर पे नजर रखनी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ड्यूरिंग द प्रोसीजर उसको घूरे ही जा रहे हो, उसको कहते हैं ना डिस्कम्फर्ट फील कराओ, अनकंफर्टेबल फील कराओ, ऐसा नहीं करना है। आपने उसको चुपके चुपके से और मतलब बीच बीच में जाके मॉनिटर करना, उनसे पूछना भी है कोई घबराहट तो नहीं है, सब नॉर्मल है ना, अजीब तो नहीं लग रहा बॉडी में कुछ, सांस तो नहीं फूल रही, ऐसे सब कुछ। ऐसे घबराना नहीं है और ना उसको डराना है, बल्कि वो डरा हुआ होगा तो उसमें उसको आपको काम करना है। तो ये कुछ जनरल से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फॉलो करने हैं। आपको डोनर को इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। उसके बाद में स्टोरेज ऑफ ब्लड। अभी आपने ब्लड डोनेट कर लिया, सारी रिएक्शन वगैरह कंट्रोल कर दी, अब आप ब्लड को स्टोर कैसे करोगे? ब्लड विद डिफरेंट एंटीकोगुलेंट्स। आपको पता है कि ब्लड बैग के अंदर अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों प्रेजेंट होते हैं? ताकि ब्लड वहां पे क्लॉट ना हो, ठीक है। क्योंकि आपने ब्लड बैग में ब्लड तो ले लिया, अभी वो ब्लड क्लॉट हो गया तो कोई बेनिफिट है क्या? उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ब्लड का स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, सबसे फर्स्ट अलग अलग एंटीकोगुलेंट्स के साथ में कैसे है, अगर आपने एसीडी और सीपीडी यूज करा है, जैसे कि एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज या फिर साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, तो आप स्टोर कर सकते हो 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे उस ब्लड को, और उसकी शेल लाइफ कितनी होगी? 21 डेज तक आप उसको स्टोर कर सकते हो। अगर 21 डेज के अंदर अंदर वो किसी पेशेंट को नहीं चढ़ाया गया है तो वो ब्लड आप डिस्कार्ड कर दोगे, वो फिर काम का नहीं है, ओके। अगर उस एंटीकोगुलेंट में आपने सीपीडीए यूज करा है, फुल फॉर्म है साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, तो आप इसको 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हो। उसकी शेल लाइफ कितनी होती है? 35 डेज तक ब्लड आपका बिल्कुल सलामत है। उसके बाद में सेगम का अगर आपने यूज करा है, SAGM, सलाइन एडेनिन ग्लूकोज मेनिनटॉल, तो इसको आप 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर सकते हो। शेल लाइफ 42 डेज। तो देख लो, शेल लाइफ बढ़ती जा रही है। सबसे बढ़िया आपकी कौन सी है? 42 डेज, जो कि सेगम की वजह से सबसे कम आपकी है ACD और CPD, और CPDA से थोड़ा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में स्टोरेज रिक्वायर्ड, कि क्या क्या स्टोरेज रिक्वायरमेंट है ब्लड के लिए। आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए जिसमें 2 से 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन हो। मस्ट हैव अ अलार्म सिस्टम दैट गिव अर्ली वार्निंग इफ। आपके रेफ्रिजरेटर में एक अलार्म सिस्टम होना चाहिए जो आपको वार्निंग्स दे दे। अगर टेम्परेचर आपका 6 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है तब भी ब्लड की प्रॉपर्टीज बदल सकती है, तो फटाफट से अलार्म बज जाए, सो दैट आपको पता लग जाए कि यार टेम्परेचर बिगड़ गया है। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस से कम है तो भी आपको पता लग जाए, ठीक है। अ परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ एक्चुअल स्टोर टेम्परेचर मस्ट बी मेंटेन। एक परमानेंट रिकॉर्ड आपको रखना है कि एक्चुअल कितना टेम्परेचर मेंटेन हुआ है। देखो, ब्लड बैंक में काम कर रहे हो आप, या ब्लड बैंक में आपने कभी आपकी इंटर्नशिप हुई है, आप जॉब कर रहे हो, तो वहाँ पे हर एक चीज़ का रिकॉर्ड मैनुअली लोग रखते हैं। मैनुअल रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा ब्लड बैंक में रखे जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट पता रहे कि कब क्या हुआ है। डेली रिकॉर्ड्स आपको लिखने पड़ते हैं कि इस समय पे ये टेम्परेचर है, उस समय पे वो है, ये सब आपको प्रॉपरली लिखना पड़ता है, ठीक है। सो उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे चेंजेस इन स्टोर्ड ब्लड। अगर स्टोर्ड ब्लड में कोई चेंजेस आ गए हैं, मतलब कि टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया है, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ड्यूरिंग स्टोरेज सेवरल बायोकेमिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस में अकर इन ब्लड। ब्लड स्टोरेज के टाइम पे बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस और स्ट्रक्चरल चेंजेस ब्लड में आ सकते हैं। बेसिकली ब्लड में मतलब ब्लड का जो कंपोजिशन और ब्लड में जो सेल्स है उसके अंदर, जैसे कि सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं RBC की, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। RBC में लॉस देयर शेप एंड डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन अकर। RBC की शेप में चेंजेस हो सकते हैं और उसके सेल मेम्ब्रेन पे डैमेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा, pH में चेंजेस हो सकते हैं। स्टोर्ड ब्लड का जो pH है वो डिक्रीज हो सकता है ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ pH कम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की अगर हम बात करें तो उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं अगर आपका टेम्परेचर इधर से उधर हो गया है, मतलब 2 से 6 डिग्री सेल्सियस से कम या फिर ज़्यादा हो गया है, तो कुछ चेंजेस ऐसे आ सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जैसे पोटेशियम का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है प्लाज्मा में, और सोडियम का ग्रेजुअली डिक्रीज हो सकता है। हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो सकता है RBC के ब्रेकडाउन की वजह से, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो सकती है, क्योंकि जब RBC हीमोग्लोबिन ही टूट रहा है तो ऑक्सीजन तो वही लेके जा रहा है ना, तो उसमें भी खराबी आ जाएगी। बॉडी शो रिड्यूस ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यू, ठीक है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन
डिलीवरी जो है उसकी रिड्यूस हो जाएगी टिश्यू के आसपास, क्योंकि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, तो ओवरऑल डिफरेंस तो आएगा ही ना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आए होंगे। जो टॉपिक हमने कवर करे वो कौन कौन से थे, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड कलेक्शन, एडवर्स डोनर रिएक्शन, उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ डोनर रिएक्शन, फिर हमने देखा स्टोरेज ऑफ ब्लड, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, चेंजेस इन स्टोर्ड ब्लड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।